हाय गाइस, आ गए हैं आज हम थर्ड मॉडल पेपर के साथ। यहाँ पे हम बीपीएससी के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ पे हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाले हैं। हमारे बीपीएससी एग्जाम में ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मीन्स ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे हैं, बट एक मीडियम लेवल या फिर लो लेवल के क्वेश्चन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से पूछे जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे उसी सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं। अपना कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के सीरीज को हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन, विच मेमोरी डिवाइस इज जनरली मेड ऑफ सेमीकंडक्टर। इनमें से कौन सा ऐसा मेमोरी डिवाइस है जो कि बना है सेमीकंडक्टर से। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, रैम। बी इज ए हार्ड डिस्क, सी इज ए फ्लॉपी डिस्क एंड डी इज ए सीडी डिस्क। हमारा जो सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है वो कौन सा होता है, एक रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, एंड एक होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दो मेमोरी ऐसे होते हैं जो जनरली मेड होते हैं सेमीकंडक्टर से। तो हमारा राइट आंसर क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का, रैम। रैम इज ए राइट आंसर। तो हम चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी ALU मेक्स यूज ऑफ ब्लैंक स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट। ALU हमारा क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये हमारा क्या करता है, जो भी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, मींस प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हमारा हो गया, ये सारे हमारे क्या अर्थमेटिक ऑपरेशन है। एंड लॉजिक ऑपरेशन एक हमारा होता है लॉजिकल ऑपरेशन, वो क्या हो गया, एंड हो गया हमारा, और नॉट, ये सारे क्या है लॉजिकल ऑपरेशन है जो कि ALU के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। यदि हम कोई भी डेटा देते हैं इस ALU के, देन उस पे वो जो भी ऑपरेशन उस डेटा पे नीडेड है उसे परफॉर्म करता है। देन इसमें क्या पूछा गया है कि ALU मेक यूज ऑफ स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट। मीन्स ALU जो भी अपना रिजल्ट बनाता है उसके बाद वो किस में स्टोर करता है, अपना जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है वो किस में स्टोर करता है, वो एक्यूमुलेटर में क्या करता है, स्टोर करता है। एक्यूमुलेटर क्या है हमारा, एक रजिस्टर है जहां पे ALU के थ्रू परफॉर्म किए गए रिजल्ट को हम कहाँ स्टोर करते हैं, एक्यूमुलेटर में स्टोर करते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या है, एक्यूमुलेटर। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि दी कंट्रोल यूनिट कंट्रोल अदर यूनिट बाय जनरेटिंग। इसमें बोला गया है कि कंट्रोल यूनिट जो होता है वो कंट्रोल करता है अदर यूनिट को बाय द जनरेटिंग, क्या जनरेट करके। मीन्स कोई कंट्रोल यूनिट, हमारे जो कंट्रोल यूनिट होती है वो दूसरे जो यूनिट होते हैं उसको कंट्रोल करता है किस, क्या जनरेट करके। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, क्या वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, या फिर बी इज हमारा टाइमिंग सिग्नल, सी इज ए ट्रांसफर सिग्नल, डी इज ए कमांड सिग्नल। तो हमारा जो कंट्रोल यूनिट होता है वो दूसरे यूनिट पर कंट्रोल करता है बाय द जनरेटिंग ऑफ टाइमिंग सिग्नल। बी इज ए राइटिंग आंसर। हमारा टाइमिंग सिग्नल क्या होता है, हमारा जो टाइमिंग सिग्नल है वो क्या करता है, वो सिंक्रोनाइज करता है जो भी सिस्टम में जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो सारी एक्टिविटी को क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है। वो सिंक्रोनाइज क्यों करता है, ताकि जो भी हमारा जो रिजल्ट है वो राइट प्लेस पे और राइट टाइम पे उसे हम क्या कर सके, अवेलेबल करा सके। तो ये किसका काम होता है, हमारे टाइमिंग सिग्नल का। ये क्या करता है, ये सिंक्रोनाइज करता है सारे एक्टिविटी को जो कि सिस्टम में हो रहा है, ताकि जो भी हमारा रिजल्ट है वो राइट प्लेस पे एंड राइट टाइम पे अवेलेबल रहे। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, द इनपुट डिवाइस कैन सेंड इंफॉर्मेशन टू द प्रोसेसर। जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो इंफॉर्मेशन को कब सेंड करता है प्रोसेसर को। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, व्हेन द SIN स्टेटस फ्लैग इज सेट। बी इज ए व्हेन द डेटा अराइव रिगार्डलेस ऑफ द SIN फ्लैग। सी इज ए नीदर ऑफ द केस, डी इज ए ईदर ऑफ द केस। जो हमारे इनपुट डिवाइस कोई भी है वो डेटा को प्रोसेसर की तरफ तब भेजता है जब उसका जो SIN स्टेटस फ्लैग है वो सेट हो।
ए इज द राइट आंसर। जब उसका सिन फ्लैग जो होता है, सिन फ्लैग सेट हो मीन्स अब वो हमारा जो प्रोसेसर है वो डेटा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। देन इनपुट डिवाइस क्या करता है, जब सिन फ्लैग हमारा सेट होता है देन इनपुट डिवाइस डेटा को सेंड करता है प्रोसेसर की तरफ। तो ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या क्या कहता है कि दी इनपुट आउटपुट इंटरफेस रिक्वायर्ड टू द कनेक्ट द इनपुट आउटपुट डिवाइस टू द बस कंसिस्ट ऑफ। जो कि हमारा इनपुट आउटपुट इंटरफेस होता है वो क्या करता है, वो बस से कनेक्ट करता है। मीन्स हमारा इनपुट आउटपुट जो इंटरफेस होता है वो क्या करता है, इनपुट आउटपुट जो डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को क्या करता है, जो बस होती है उससे क्या करता है, कनेक्ट करता है। हमारे एड्रेस बस हो गई, डेटा बस हो गई, एंड जो हमारी कंट्रोल यूनिट हो गए, उससे क्या करता है हमारा इनपुट आउटपुट इंटरफेस, वो इनपुट आउटपुट डिवाइस को बस से कनेक्ट करता है। तो इसमें बोला गया है मीन्स इनपुट आउटपुट इंटरफेस जो कि रिक्वायर होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए बस से, तो उसमें क्या होता है, मीन्स क्या क्या कंसिस्ट होता है हमारे इनपुट आउटपुट इंटरफेस में। फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, क्या एड्रेस एंड रिकॉर्डर, एड्रेस रिकॉर्डर एंड रजिस्टर होता है। बी ऑप्शन हमारा है कंट्रोल सर्किट, एंड सी ऑप्शन है एड्रेस डिकोडर रजिस्टर एंड कंट्रोल सर्किट, एंड डी इज अ वनली कंट्रोल सर्किट। हमारे इनपुट आउटपुट जो इंटरफेस होता है उसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है, एड्रेस डिकोडर रजिस्टर एंड कंट्रोल सर्किट ये तीन चीज होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने हम सिक्स क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्वेश्चन हमारा है कि एमएफसी स्टैंड फॉर, एमएफसी का फुल फॉर्म पूछा है इसमें। एमएफसी फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, मेमोरी फॉर्मेट कैसे, बी हमारा क्या है, मेमोरी फंक्शन कंप्लीट, एंड सी इज ए मेमोरी फाइंड कमांड, एंड डी इज ए मास फॉर्मेट कमांड। हमारा एमएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, हमारे एमएफसी का फुल फॉर्म होता है मेमोरी फंक्शन कंप्लीट। ये हमारा एमएफसी क्या होता है, एक ऐसा सिग्नल होता है जो कि सीपीयू को बताता है कि जो मेमोरी से रिलेटेड करंट ऑपरेशन जो चल रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है। ये कौन बताता है, एमएफसी, मेमोरी फंक्शन कंप्लीट, कि मीन्स जो भी ये सीपीयू को ये बताता है कि जो भी मेमोरी से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन चल रहे थे करंटली वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारा सी का राइट आंसर क्या है, बी, मेमोरी फंक्शन कंप्लीट। अब हम चलिए चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवंथ इज द टाइम डिले बिटवीन टू सक्सेसिव इनिशिएशन ऑफ मेमोरी ऑपरेशन। मीन्स जब दो मेमोरी ऑपरेशन हो रहे हैं उनके बीच जो टाइम डिले होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है मेमोरी एक्सेस टाइम, बी इज मेमोरी सर्च टाइम, एंड सी इज मेमोरी साइकिल टाइम, एंड डी इज इंस्ट्रक्शन डिले। दो मेमोरी ऑपरेशन के बीच जो भी मीन्स जो टू सक्सेसिव मेमोरी ऑपरेशन हो रहे हैं उनमें जो टाइम डिले होता है हम उसे क्या बोलते हैं, मेमोरी साइकिल टाइम। सी इज अ राइट आंसर, मेमोरी साइकिल टाइम। अब आते हैं अपने एट क्वेश्चन की तरफ। एट क्वेश्चन इज द डिकोडेड इंस्ट्रक्शन इज स्टोर इन। जो हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं मीन्स यदि हम कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो यदि हम कोई भी इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टोर करते हैं मीन्स बी इक्वल टू सी प्लस डी, ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है। यदि हम क्या करते हैं, इसे डिकोड करते हैं, तो जब डिकोड करने के बाद ये इंस्ट्रक्शन कहाँ रखाएगा, क्या वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखाएगा, या फिर प्रोग्राम काउंटर में, या फिर रजिस्टर में, या फिर मेमोरी डेटा रजिस्टर में। जब भी इंस्ट्रक्शन डिकोड होता है हम उसे कहाँ स्टोर करते हैं, वो स्टोर करते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो एक हमारा राइट आंसर क्या है, ए। हमारे इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट होता है क्या होता है, पहले हम क्या, उस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, पहले मोड होता है, मीन्स जो हमारा पर्टिकुलर डेटा है वो कहाँ और किस लोकेशन पर स्टोर है वो बताता है हमारा कौन, मोड। एंड देन आफ्टर आता है हमारा ऑपकोड, मीन्स उस डेटा के साथ हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं वो हमारा क्या कौन बताता है, ऑपकोड। एंड देन उसके बाद क्या आता है हमारा ऑपरेंड, जो डेटा है मीन्स जो आपका पर्टिकुलर डेटा कौन सा, उस डेटा की क्या क्या वैल्यू है वो हमारा होता है ऑपरेंड। ऑपरेंड, ऑपकोड एंड मोड, ये क्या होता है, इंस्ट्रक्शन का क्या होता है, फॉर्मेट होता है। अब हम चलते हैं अपने नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ।
नाइन्थ क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, विच रजिस्टर कैन इंटरेक्ट विथ द सेकेंडरी स्टोरेज। इनमें से ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो कि इंटरेक्ट करता है, मीन्स जो हमारी सेकेंडरी जो मेमोरी है उसके पास हमारा कौन सा रजिस्टर होता है, क्या वो MAR होता है या फिर प्रोग्राम काउंटर होता है या फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है या फिर R0, ये कोई रजिस्टर है, या फिर ये है हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी से जो सेकेंडरी स्टोरेज है उससे हमारा कौन सा रजिस्टर इंटरेक्ट करता है, वो है हमारा MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस हमारा जो MAR होता है, MAR में हमारा बेसिकली क्या होता है, हम उस एड्रेस को स्टोर करते हैं, उस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को स्टोर करते हैं जिसे हम एक्सेस करना चाहते हैं। MAR क्या स्टोर करके रखता है, एक ऐसे मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जिसे हम एक्सेस करना चाहते हैं, वो हमारा कौन स्टोर करके रखता है, वो हमारा MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर स्टोर करके रखता है और ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है हमारे सेकेंडरी मेमोरी से। तो राइट आंसर क्या है, MAR। अब हम चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th इज द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेसर आर कनेक्टेड बाय। जो प्रोसेसर की जो इंटरनल कंपोनेंट है वो किसके थ्रू कनेक्टेड होती है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रोसेसर इंट्रा कनेक्टिविटी सर्किटरी, एंड बी इज ए प्रोसेसर बस, एंड सी इज ए मेमोरी बस, एंड डी इज ए रैम बस। तो हमारा जो भी प्रोसेसर की जो भी कंपोनेंट है वो किससे कनेक्ट होती है, वो कनेक्ट होती है प्रोसेसर बस के थ्रू। प्रोसेसर बस के थ्रू जो भी प्रोसेसर के जो भी कंपोनेंट है, इंटरनली जो भी कंपोनेंट है वो क्या होता है, कनेक्ट होते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। लेट्स सी द 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, ब्लैंक आर यूज टू ओवरकम द डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफर स्पीड ऑफ वेरियस डिवाइस। मीन्स हम किसका यूज करते हैं ओवरकम करने के लिए, किसे हम कम कर रहे हैं, किसको ओवरकम कर रहे हैं, डिफरेंस इन द डेटा ट्रांसफर स्पीड ऑफ वेरियस डिवाइस। मीन्स जैसा कि हम जानते हैं जो भी डिवाइस होती हैं उससे उसका जो स्पीड होता है ऑपरेशन करने का या फिर डेटा को ट्रांसफर करने का, उसकी स्पीड, सबकी स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती है। मीन्स यदि CPU की स्पीड की बात करें वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, और हमारी जो मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी की जो हमारी स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है एज कम्पेयर टू द CPU, और सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड मेन मेमोरी के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। देन ये पूछा गया है कि यदि हम फॉर द एग्जांपल यदि CPU कुछ डेटा को मेन मेमोरी से फेच करना चाहता है, बट जैसा कि हम जानते हैं मेन मेमोरी की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। यदि हमारा जो CPU है, CPU अगर मेन मेमोरी से डेटा को फेच करेगा या फिर डेटा को लेगा, देन उसका जो टाइम है, CPU की जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगी, वेस्ट होगा, क्योंकि हमारी जो मेन मेमोरी की स्पीड है एंड CPU की स्पीड है, उसके जो उन दोनों की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। मीन्स यदि हम इन दोनों को मेन मेमोरी एंड CPU को इंटरेक्ट कराना चाहते हैं ताकि हमारे जो CPU का यूटिलाइजेशन है वो अच्छे से हो, तो हम क्या करते हैं, किसी बफर का यूज़ कर लेते हैं। मीन्स CPU किसी ऐसे एड्रेस को चाहता है, मीन्स जिस एड्रेस को CPU चाहता है उससे हम क्या कर देते हैं, उस एड्रेस पे जो भी डेटा है वो हम स्टोर करके रख लेते हैं बफर में। देन CPU इस बफर से डेटा को फेच करके उसे एग्जीक्यूट करता है। तो इससे क्या हो जाता है, जो टाइम डिफरेंस है मेन मेमोरी एंड CPU का, वो क्या होता है, वो उसका जो डिसएडवांटेज है वो रिमूव हो जाता है। तो इससे हम ओवरकम करते हैं, जो भी हमारा बफर रजिस्टर है वहां पे हम अगर हम डेटा स्टोर कर लेते हैं तो हमारा जो दोनों डिवाइस का जो टाइम डिफरेंस है वो क्या हो जाता है, वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो हम क्या क्या यूज करते हैं, मेमोरी रजिस्टर का, बफर रजिस्टर का यूज करते हैं स्पीड को ओवरकम करने के लिए दो डिवाइस का। तो ये था हमारा 11th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। 12 इज द मेन एडवांटेज ऑफ मल्टीपल बस ऑर्गेनाइजेशन ओवर ए सिंगल बस। इसमें बोला है कि क्या एडवांटेज है मल्टीपल बस ऑर्गेनाइजेशन का ओवर ए सिंगल बस। यदि हम सिंगल बस का यूज करते हैं उसके कंपेयर में मल्टीपल बस का क्या एडवांटेज है। फर्स्ट ऑप्शन इज a reduce in the number of cycle for execution, B is a increase in size of the register, C is a better connectivity and D is a none of the mention। यदि हम बहुत सारे मल्टीपल बस को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उससे क्या होता है, जो भी हमारी नंबर ऑफ साइकिल है फॉर द एग्जीक्यूशन वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। जो हमारा ए ऑप्शन है वो
राइट है। इससे जब मल्टीपल बस का हम यूज करते हैं, मल्टीपल बस ऑर्गेनाइजेशन का यूज करते हैं, देन उससे क्या होता है, जो साइकिल ऑफ एग्जीक्यूशन है, नंबर ऑफ साइकिल ऑफ एग्जीक्यूशन क्या हो जाती है, वो काफी कम हो जाती है। ये हमारा है मल्टीपल बस का एडवांटेज। अब आते हैं अपने हम 13 क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, दी ISA स्टैंडर्ड बसेस आर यूज टू कनेक्टेड। जो हमारा ISA स्टैंडर्ड बस होता है वो किसे कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज रैम एंड प्रोसेसर, B is a GPU and processor, and C is a hard disk and processor, and D is a CD DVD drive and processor। जो हमारा ISA स्टैंडर्ड बस है वो किसे कनेक्ट करता है, हार्ड डिस्क एंड प्रोसेसर को कनेक्ट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो C is the right answer। अब हम चलते हैं अपने 14 क्वेश्चन की तरफ। दिस इज अ 14 क्वेश्चन। ये क्या बोलता है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन ए कॉपी ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज प्लेस्ड इन द। जब आप इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, देन वो उस इंस्ट्रक्शन की जो कॉपी है वो आप कहाँ प्लेस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ए रजिस्टर, बी इज ए रैम, सी इज ए सिस्टम हीप एंड डी इज ए कैशे। जब भी आप कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं या आप उसकी कॉपी क्रिएट करते हैं, देन उस कॉपी को हम कहाँ प्लेस करते हैं, वो हम प्लेस करते हैं कैशे में, ताकि जो हमारे CPU है इस कैशे से उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सके, जिससे कि CPU का जो यूटिलाइजेशन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो। तो 14 का राइट आंसर क्या है, हमारा 14 का राइट आंसर है डी, कैशे इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने हम 15 क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ए प्रोसेसर परफॉर्मिंग फेच और डिकोडिंग ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। इसमें क्या बोलता है कि एक प्रोसेसर है जो कि परफॉर्म कर रहा है फेच या फिर डिकोड को of the different instruction during the execution of another instruction is called। इसमें बेसिकली हमारा क्या बोला जा रहा है कि कोई हमारा प्रोसेसर है वो किसी इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है, फेच कर रहा है, फेच डिकोड कर रहा है, एंड उसी टाइम क्या हुआ, दूसरे इंस्ट्रक्शन को क्या किया जा रहा है, जब ये प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन को किसी दूसरे इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहा है, डिकोड कर रहा है, देन उसी टाइम प्रोसेसर है दूसरे इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टाइम पे क्या हो रहा है, मल्टीपल ऑपरेशन हो रहे हैं। तो ये कि इसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन हमारा है सुपर स्केलिंग, बी इज ए पाइपलाइनिंग, सी इज ए पैरेलल कंप्यूटेशन एंड डी इज ए नन ऑफ दिस। तो जब भी हम क्या करते हैं, एक टाइम पर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो किसका कॉन्सेप्ट हम वहां पे आता है, हमारा आता है पाइपलाइनिंग का। पाइपलाइनिंग में क्या करते हैं, एक टाइम पे हम अपने सिस्टम को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किए रहते हैं ताकि हमारा जो सिस्टम है वो एक टाइम पे, एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सके। तो वो हमारा कॉन्सेप्ट है पाइपलाइनिंग का। बी इज द राइट आंसर फॉर द 15 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने 16 क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, द क्लॉक रेट ऑफ द प्रोसेसर कैन बी इम्प्रूव बाय। हमारा जो क्लॉक रेट है प्रोसेसर का, मीन्स जो इस प्रोसेसर की स्पीड है वो हम किसके थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा इम्प्रूविंग द IC टेक्नोलॉजी ऑफ द लॉजिक सर्किट्स, बी इज रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ द प्रोसेसिंग डन इन वन स्टेप, and C is by using the overclocking method and D is all of these। यदि हम किसी भी प्रोसेसर के जो क्लॉक रेट है, जो उसकी स्पीड हम उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम अपना जो भी हम प्रोग्राम देते हैं या फिर जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं CPU को, तो हम इस फॉर्म में इंस्ट्रक्शन दें। मीन्स यदि वो इंस्ट्रक्शन हमारे 3 लाइन का है तो हम इस फॉर्म में इस इंस्ट्रक्शन को इतना रिड्यूस कर दे कि मीन्स वो हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो एक ही लाइन में हो। जब हम इस एक लाइन को हम CPU को देते हैं फॉर द एग्जीक्यूशन, देन वो क्या करता है, इस इंस्ट्रक्शन को फास्टली फास्टली प्रोसेस करता है, फास्टली एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे हमारे जो CPU का जो क्लॉक रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। बी इज क्या बोल रहा है कि रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग डन इज वन स्टेप। मीन्स हम रिड्यूस करें प्रोसेसिंग, जो भी हमारा प्रोसेस है उसको हम काफी ज्यादा रिड्यूस करते, मीन्स वन स्टेप में करते। जो भी हमारा प्रोसेस है उसको हम यदि वन स्टेप में कर दे तो उससे क्या होगा, हमारे जो प्रोसेसर की जो टाइमिंग होगी वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अब आते हैं अपने 17 क्वेश्चन की तरफ। 17 इज द व्हेन परफॉर्मिंग अ लूपिंग ऑपरेशन द इंस्ट्रक्शन गेट स्टोर्ड इन द। यदि आप लूपिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, देन जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ स्टोर होगा। फर्स्ट
है हमारा रजिस्टर, बी इज ए कैसे, सी इज ए सिस्टम हीप एंड डी इज ए सिस्टम स्टैक। यदि हम जो हमारा लूपिंग या फिर हमारे क्या होता है रिकर्शन, रिकर्शन में हम किसका, यदि हम रिकर्शन कोई भी प्रोग्राम लिखते देन उसको उसमें हम किसका यूज करते थे, स्टैक का यूज करते थे। तो यही हमारी लूपिंग ऑपरेशन है। इसमें यदि हम इस इंस्ट्रक्शन को हम स्टोर कहाँ करते हैं, सिस्टम स्टैक में। यदि हम रिकर्शन या फिर लूपिंग ऑपरेशन की बात करते हैं तो हम इंस्ट्रक्शन को कहाँ स्टोर करके रखते हैं, स्टैक में। क्योंकि स्टैक में क्या होता है, यदि आपका इंस्ट्रक्शन है एक बार इसे कॉल करेगा देन इस वे से वो कॉल करते रहेगा रिकर्सिव वे में। स्टैक क्या करता है, कॉल करते रहेगा। देन आप जब इंस्ट्रक्शन आप स्टोर करते हो, अगर आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो रिकर्सिव या फिर लूपिंग ऑपरेशन है, देन आप जो वह इंस्ट्रक्शन आप कहाँ स्टोर करते हो, स्टैक में स्टोर करते हो। डी इज ए राइट आंसर। अब आते हैं अपने हम 18 क्वेश्चन की तरफ। 18 क्वेश्चन इज द इंस्ट्रक्शन ऐड फाउंड 45 R1 डज। इसका मतलब, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, हमारा जो ये सैंपल हमारा बताता है कि 45 क्या है, हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है। 45 क्या है, हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को बताता है। एंड R1 हमारा क्या है, रजिस्टर है। इसका इस इंस्ट्रक्शन का मतलब पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या बोलता है, ऐड द 45 वैल्यू टू द रजिस्टर R1 एंड स्टोर 45 इन दैट एड्रेस। ये बोला 45 में आप क्या स्टोर कर रहे हो, 45 प्लस R1। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी कांस्टेंट वैल्यू में हम कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते, तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। बी क्या बोलता है, एट द 45 वैल्यू ऑफ R1 एंड स्टोर इट इज इन R1। ये क्या बोल रहा है कि 45 जो वैल्यू है आप उससे ऐड करिए R1 के साथ, देन R1 में ये वैल्यू आप स्टोर करिए। तो ये हमारा राइट आंसर है। राइट आंसर हमारा क्या है, बी है। R1 रजिस्टर में हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं 45 ऐड करके। R1 रजिस्टर में जो वैल्यू है वो हम किसमें, ये सारी वैल्यू को हम किसमें स्टोर कर रहे हैं, R1 रजिस्टर में। ये था हमारा इस इंस्ट्रक्शन का मेन फॉर्मेट। अब हम चलते हैं अपने हम 19 क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, इन केस ऑफ द जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन मेथड ऑफ द ऑपरेंड आर स्टोर इन। यदि आप जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन मेथड का यूज कर रहे हैं तो जो आपका ऑपरेंड है, जो आपकी वैल्यू है, वो कहाँ स्टोर होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज ए रजिस्टर, बी इज ए एक्यूमुलेटर, सी इज ए पुश डाउन स्टैक एंड डी इज ए कैसे। हमारा जो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टैक। एंड वन एड्रेस हमारा होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्यूमुलेटर। एंड टू एड्रेस हमारा जो होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रजिस्टर। उसके लिए हम बहुत सारे रजिस्टर यूज करते हैं। तो हमारा राइट जीरो एड्रेस पूछा गया है, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन मेथड के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टैक। सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं हम अपने 20 क्वेश्चन की तरफ। 20 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द एड्रेसिंग मोड विच मेक यूज ऑफ इनडायरेक्शन पॉइंटर। कौन सा ऐसा एड्रेसिंग मोड है जिसमें आप इनडायरेक्शन पॉइंटर का यूज करते हैं। फर्स्ट इज द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, बी इज द index addressing mode, C is a relative addressing mode and D is a offset addressing mode। indirection means क्या, फॉर एग्जाम्पल ये आपका इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन में आपका क्या होगा, आपकोड होगा, मीन्स आपको क्या परफॉर्म करना है, देन उस जो भी डेटा होगा उसका एड्रेस। देन हम क्या करते हैं, इस जो भी एड्रेस दिया है वह, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 एड्रेस है, ये आपका R1 एड्रेस है, R2 है, ये आपका क्या है, एक रजिस्टर है, R1 R2 ये आपका क्या है, ये एड्रेस है इस रजिस्टर का। देन आप जब 100 सर्च करते हैं आपको 100 वैल्यू यहाँ मिलती है, बट आपको ये एक वैल्यू नहीं है, ये एक एड्रेस है, किसी दूसरे मेमोरी का क्या है, यह एड्रेस है। यदि आपका ये मेन मेमोरी है देन ये आपका एड्रेस है, देन आपका 100 एड्रेस में क्या है, 200 डेटा पड़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको एक ऐसा एड्रेस दिया गया है जो कि इनडायरेक्ट पॉइंट कर रहा है। मीन्स जब आप रजिस्टर में जाते हो देखते हो कि इस एड्रेस पे क्या हमारी वैल्यू है, 100 है, 100 पे 100 क्या है, हमारा एक एड्रेस है जो कि दूसरे मेमोरी का एड्रेस बता रहा है। जब आप उस मेन मेमोरी में जाते हो 100 एड्रेस पे, देन आप वहां पे डेटा पाते हो। मीन्स इनडायरेक्टली वे में आप क्या कर रहे हो, अपने डेटा को एक्सेस कर रहे हो। तो यहाँ पे कौन सा एड्रेसिंग मोड है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहलाता है ये। जब आप इनडायरेक्ट वे में, मीन्स आपको जो डायरेक्ट एड्रेस, जो आपको एड्रेस दिया है उस एड्रेस से डायरेक्ट आपको डेटा नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेस को हम बेसिकली किससे डिनोट करते हैं, इनडायरेक्ट या फिर
ये सिंबल होता है यदि हमारे मीन्स यदि आपको एड R1 R2 दिया गया है, देन R2 का जो R2 रजिस्टर में जो एड्रेस रखा गया वो क्या है, इनडायरेक्ट है, या फिर इस वे में इस तरीके से दिया हो, मीन्स ये कौन सा है हमारा एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को ये डिनोट करता है। तो ये था हमारा 20 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने हम 21 क्वेश्चन पे। 21 क्वेश्चन क्या बोलता है, द एड्रेसिंग मोड वेयर यू डायरेक्टली स्पेसिफाई द ऑपरेंड वैल्यू। ऐसा कौन सा एड्रेसिंग मोड है जहां पे हम डायरेक्टली ऑपरेंड वैल्यू को स्पेसिफाई करते हैं। अभी हमने क्या देखा, इनडायरेक्ट एड्रेस दिया रहता है, उस ऑपरेंड का क्या दिया रहता है, इनडायरेक्ट एड्रेस दिया रहता है। और कहीं कहीं ऑपरेंड का क्या दिया रहता है, ऑपरेंड का जो एड्रेस है वो दिया रहता है कि आप पर्टिकुलर एड्रेस पे जाइए, आपको वो पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। बट यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा ऐसा एड्रेसिंग मोड है जहाँ पे आपको डायरेक्टली वैल्यू दी जा रही है, मीन्स जो भी वैल्यू 45, 50, 20 जो भी वैल्यू, वो वैल्यू आपको दी जा रही है, कोई उसका एड्रेस और इनडायरेक्ट एड्रेस नहीं दिया जा रहा है। वो कौन सा हमारा एड्रेसिंग मोड है, वो हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। ए इज द राइट आंसर। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में डायरेक्ट आप ऑपरेंड को स्पेसिफाई करते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने हम 22 क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा है 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन इज द प्रोसेसर कीप ट्रैक ऑफ द रिजल्ट ऑफ इट्स ऑपरेशनल यूजिंग फ्लैग इज कॉल्ड। इसमें बोला गया कि जो प्रोसेसर है वो निगरानी रख रहा है अपने रिजल्ट का, मीन्स जो उसका रिजल्ट आया ऑपरेशन के बाद, जो भी उससे रिजल्ट मिला वो कैसे मिला। तो ये सारी चीजों को ट्रैक करने के लिए तो वो किस फ्लैग का यूज करता है हमारा प्रोसेसर, उसे हम क्या बोलते हैं, उस फ्लैग को हम क्या बोलते हैं, जिसके थ्रू प्रोसेसर ये देखता है कि कैसे हमारा इस ऑपरेशन के थ्रू जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है उससे उस ऑपरेशन के बाद हमारा कैसे रिजल्ट आया। तो ये सारी चीजों को निगरानी रखने के लिए हमारा जो प्रोसेसर है वह किस फ्लैग का यूज करता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, कंडीशनल कोड फ्लैग, बी इज ए टेस्ट आउटपुट फ्लैग, एंड सी इज ए टाइप फ्लैग, एंड डी इज ए नन ऑफ द मेंशन। सीपीयू कौन से फ्लैग को यूज करता है, कंडीशनल कोड फ्लैग को। कंडीशनल कोड फ्लैग के थ्रू जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं, देन उसके बाद जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, ये सारे चीजों का ट्रैक रखता है हमारा प्रोसेसर कंडीशनल कोड फ्लैग के थ्रू। अब आते हैं अपने 23 क्वेश्चन की तरफ। 23 इज द रजिस्टर इज यूज टू स्टोर द फ्लैग इज कॉल्ड। इसमें बोला गया है कि आप कौन सा ऐसा रजिस्टर यूज करते हैं जो कि स्टोर करके रखता है फ्लैग को, उससे हम क्या बोलते हैं, फ्लैग रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर, टेस्ट रजिस्टर या लॉग रजिस्टर, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटस रजिस्टर। फ्लैग बेसिकली कितने टाइप का होता है, फर्स्ट हमारा फ्लैग कौन सा होता है, कंडीशनल फ्लैग, कंडीशनल फ्लैग, एंड दूसरा हमारा कौन सा होता है, कंट्रोल फ्लैग। ये दो टाइप के हमारे फ्लैग होते हैं। कंडीशनल फ्लैग में बेसिकली हमारा क्या आएगा, जो कैरी फ्लैग होती है वो आएगी, मीन्स आप जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसके बाद आपकी कैरी आई तो आपका जो कैरी बिट होगा वो 1 हो जाएगा। एंड आपकी आएगी पैरिटी बिट, पैरिटी मीन्स इवन एंड ऑड पैरिटी। एंड हमारा जो ऑक्सिलरी वैल्यू, ऑक्सिलरी कैरी होगी वो आएगी ऑक्सिलरी कैरी। एंड देन आफ्टर आपका जो जीरो फ्लैग होता है, मीन्स आपके पर्टिकुलर ऑपरेशन के बाद उसमें अगर वैल्यू 0 आ रही तो जीरो का जो जीरो फ्लैग है उसकी जो बिट होगी वो 1 हो जाएगी। एंड साइन फ्लैग आएगी। एंड हमारी कौन सी आती है, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, ये होती है हमारी कंडीशनल फ्लैग। एंड हमारी जो कंट्रोल फ्लैग है उसमें क्या आता है, हमारा ट्रैप आता है, ट्रैप आता है, हमारा जो इंटरप्ट हो गया इंटरप्ट आता है, एंड हमारा क्या आता है, डायरेक्शन, ये होता है हमारा कंट्रोल फ्लैग। तो हमारा जो कंट्रोल रजिस्टर होता है इसमें हम जो भी फ्लैग की क्या मीन्स उसका स्टेटस क्या है उस सारी चीज को स्टोर करके कौन रखता है, स्टेटस रजिस्टर स्टोर करके रखता है। तो ये था हमारा 23 क्वेश्चन। अब चलिए चलते हैं अपने 24 क्वेश्चन की तरफ। 24 क्वेश्चन क्या बोलता है, दी फ्लैग वी इज ए सेट 1 टू इंडिकेट। फ्लैग जो V है यदि 1 है तो ये क्या इंडिकेट करता है, फर्स्ट इज ए ऑपरेशन, दी ऑपरेशन इज वैलिड, बी इज ए दी ऑपरेशन इज वैलिडेटेड, एंड सी इज ए दी ऑपरेशन हैज रिजल्टेड इन एन ओवरफ्लो, एंड डी इज ए नन ऑफ द मेंशन। जो हमारा V फ्लैग होता है वो किसको डिनोट करता है, वो ओवरफ्लो को डिनोट करता है। यदि उसकी वैल्यू 1 है मीन्स उसमें उस पर्टिकुलर रिजल्ट में, उस ऑपरेशन के बाद पर्टिकुलर रिजल्ट में जो ओवरफ्लो है, यदि हमारे ओवरफ्लो बिट 0 है मीन्स उस पर्टिकुलर ऑपरेशन में ओवरफ्लो नहीं है। तो यदि हमारी जो
V1 सेट होता है 1, तो वो क्या डिनोट करता है, द ऑपरेशन हैज रिजल्टेड इज एन ओवरफ्लो। जो ऑपरेशन के बाद आपको रिजल्ट मिला है उसमें क्या है, ओवरफ्लो है। तो 23 का हमारा राइट आंसर क्या है, सी है। अब हम चलते हैं अपने 25 क्वेश्चन की तरफ। 25 क्वेश्चन क्या बोलता है, टू गेट द फिजिकल एड्रेस फ्रॉम द लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू वी यूज। जैसा कि हम जानते हैं हमारी जो सीपीयू है कौन सा एड्रेस जनरेट करता है, वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। इस लॉजिकल एड्रेस को हम कौन से डिवाइस का यूज करके फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं, इसमें ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज एम ए आर का है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मीन्स यह उस एड्रेस को रखता है जिसे हमें एक्सेस करना है। और ये एमएमयू है, बी इज एमएमयू, सी इज ए ओवरलेस एंड डी इज ए टीएलबी। हमारा राइट आंसर क्या है, एमएमयू मीन्स मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या है, हमारी एक हार्डवेयर डिवाइस है। ये क्या है, हमारी हार्डवेयर डिवाइस है, जो कि क्या करता है, वो जो भी सीपीयू जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, कन्वर्ट करता है फिजिकल एड्रेस में। दिस फिजिकल एड्रेस किससे किससे इंटरेक्ट करता है, जो भी मेन मेमोरी में जो भी एड्रेस है वो क्या करता है, फिजिकल एड्रेस के थ्रू ही हम क्या करते हैं, उस एड्रेस को ढूंढते हैं। मीन्स जो हमारी सीपीयू है जब जनरेट करती है लॉजिकल एड्रेस, देन उसके बाद एमएमयू जो हमारा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है वो फिजिकल एड्रेस में उससे कन्वर्ट करती है, एंड फिजिकल एड्रेस ही वो इंटरेक्ट करता है जो भी मेन मेमोरी में जो भी हमारा एड्रेस है, वो उसी के अकॉर्डिंग मीन्स फिजिकल एड्रेस के ही अकॉर्डिंग सर्च किया जाता है डेटा मेमोरी से। ये था हमारा 25 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने 26 क्वेश्चन की तरफ। 26 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी वी यूज। जब भी जो हमारे सीपीयू है या जो प्रोसेसर है उसमें और मेमोरी में डेटा को ट्रांसफर करते हैं, जब भी हम सीपीयू एंड मेन मेमोरी के बीच डेटा को ट्रांसफर करते हैं, देन किसका यूज करते हैं, कैसे का यूज करते हैं। क्यों, ताकि हमारे जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज हो सके। यदि हम कैसे का यूज नहीं करेंगे, देन जो हमारे सीपीयू की स्पीड होगी वो मिसमैच होती है मेन मेमोरी की स्पीड से। इससे क्या होगा, मीन्स जो सीपीयू की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है एंड मेन मेमोरी की जो भी ऑपरेशन स्पीड होती है वो काफी ज्यादा स्लो होती है। इससे क्या होगा, हमारा सीपीयू का जो क्लॉक रेट होगा वो काफी ज्यादा वेस्ट होता है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। मीन्स में कैसे में जिस एड्रेस की जरूरत है उस एड्रेस को कैसे में हम पुट कर देते हैं, देन सीपीयू जो होता है वो कैसे से उस एड्रेस को उस डेटा को लेता है, देन उससे उस इंस्ट्रक्शन को लेता है, देन उसके बाद उसमें एग्जीक्यूशन परफॉर्म करके कैसे में पुट कर देता है। कैसे से जब वो डेटा को एक्सेस करता है, जो हमारी कैसे और सीपीयू की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा मीन्स काफी डिफरेंस नहीं होता है इनके स्पीड में हैज कंपेयर टू द मेन मेमोरी एंड सीपीयू के स्पीड से। तो इसलिए हम कैसे यूज करते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या है, कैसे इज राइट आंसर। कैसे की जो स्पीड होती है वो मेन मेमोरी की स्पीड से काफी ज्यादा फास्ट होती है। अब हम चलते हैं अपने 27 क्वेश्चन की तरफ। 27 क्वेश्चन क्या बोलता है, फिजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेट ऑफ फाइनाइट साइज स्कॉल्ड। यदि आप जो फिजिकल मेमोरी मीन्स जो मेन मेमोरी है उसे हम फाइनाइट साइज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, देन हम उसे क्या बोलते हैं। फर्स्ट इज ए फ्रेम, बी इज ए पेज, सी इज ए ब्लॉक एंड डी इज ए वेक्टर। जैसा कि हम जानते हैं जब भी हम मेन मेमोरी को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं फिक्स साइज में, देन उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। यदि हम सेकेंडरी मेमोरी को फिक्स साइज में डिवाइड करते हैं, देन हम उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को डिवाइड करते हैं फिक्स साइज में, देन हम उसे क्या बोलते हैं, पेज बोलते हैं। 27 का राइट आंसर क्या है, फ्रेम। यहाँ पे मेन मेमोरी मीन्स फिजिकल मेमोरी मेन मेमोरी की बात कर रहा है कि यदि हम उसे फिक्स साइज में डिवाइड करते हैं, देन उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। ये था हमारा 27 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 28 क्वेश्चन की तरफ। 28 इज द व्हेन जनरेटिंग फिजिकल एड्रेस फ्रॉम लॉजिकल एड्रेस द ऑफसेट इज स्टोर इन। जब आप फिजिकल एड्रेस को जनरेट करते हैं लॉजिकल एड्रेस से, जो उसका जो ऑफसेट होता है वो आप कहाँ स्टोर करके रखते हैं। फर्स्ट इज ए translation look aside buffer, B is a reallocation register and C is a page table and D is a shift register। तो हमारे जो लॉजिकल एड्रेस है वो कहाँ से जनरेट होती है, सीपीयू। फॉर एग्जांपल ये हमारा सीपीयू है, वो क्या कर रहा है, लॉजिकल एड्रेस को जनरेट कर रहा है।
देन हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा सीपीयू लॉजिकल एड्रेस को जनरेट करता है, देन उसके बाद हम वैल्यू चेक करते हैं जो भी एड्रेस, वो जो पर्टिकुलर एड्रेस हमारा वैलिड है कि नहीं। यहाँ पे हमारा आता है लिमिट रजिस्टर। यदि हमारा सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, वो उस एड्रेस का एक लिमिट रजिस्टर होता है। मीन्स हम जो पर्टिकुलर एड्रेस जो दे रहे हैं वो कहाँ तक हम एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स मानिए जो हमारा सीपीयू एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है उसके हम 100 तक उसे हम एक्सेस कर सकते हैं। देन उसके बाद यदि यदि कोई चाहता है कि हम जो हमारा जो सीपीयू जो एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस जो प्रोवाइड कर रही है, उसके हम 120 इट मीन्स 20 ज़्यादा हम उसे एक्सेस कर सके, देन उस जो सीपीयू होता है उसे परमिट नहीं करती है, वो क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। यदि हम 50 तक उस डेटा को, जो भी एड्रेस दिया गया है उस डेटा को 50 तक एक्सेस करना चाहते हैं, देन आपको ये वैलिड करता है, क्योंकि हमारा लिमिट रजिस्टर क्या है, 100। आप जो भी एड्रेस दिया गया है उसके 100 वैल्यू तक आप उसे एक्सेस करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे क्या करता है, चेक करता है यदि आपका जो वैल्यू आप जो जितने एक्सेस करना चाहते हैं यदि सही है उस लिमिट रजिस्टर के अकॉर्डिंग, देन आप आगे प्रोसीड करते हो। यदि नहीं है तो आप क्या करते हैं, ट्रैप में चले जाते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, रीएलोकेशन रजिस्टर होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये बताता है कि आप कहाँ से एक्सेस करेंगे डेटा को। मान लीजिए आप 500 जो एड्रेस दिया है मेन मेमोरी में, वहां से डेटा को एक्सेस करेंगे। यहाँ पे रीएलोकेशन रजिस्टर में दिया रहता है उस एड्रेस का ऑफसेट, मीन्स वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देन उसके बाद फिजिकल एड्रेस, मान लीजिए 500 आपका ये एड्रेस है, देन आप लिमिट रजिस्टर आपका क्या है, 100 है, मीन्स आप 500 से 600 वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। हमारा जो रीएलोकेशन रजिस्टर क्या करता है, वो जो आप एड्रेस दिए उसका ऑफसेट, मीन्स वो एड्रेस पर्टिकुलर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस चीज को वो स्टोर करके रखता है। राइट आंसर हमारा क्या है, रीएलोकेशन रजिस्टर फॉर द 28 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 29 क्वेश्चन की तरफ। 29 इज द टेक्निक इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम लार्जर देन द मेमोरी। ऐसी कौन सी टेक्निक है जो कि आप ऐसे प्रोग्राम को स्टोर करा सकते हैं जो कि मेमोरी से ज्यादा बड़ी है। फर्स्ट इज द ओवरले टेक्निक, बी इज द एक्सटेंशन रजिस्टर, एंड सी इज द बफर, एंड डी इज द एक्सटेंशन रजिस्टर एंड बफर। हमारा जो ओवरलेस जो टेक्निक होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी प्रोसेस दिया गया है उसे हम फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मीन्स हमारा जो कोई प्रोसेस है उसे हम फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे। इससे हम मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 में डिवाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन सी फंक्शनैलिटी पहले एग्जीक्यूट होनी चाहिए, उससे हम मेमोरी में लोड कराते हैं। देन उसके बाद जब इसका वर्क कंप्लीट हो जाता है, देन इस मेमोरी से उस मॉड्यूल को बाहर निकालते हैं। देन उसके बाद दूसरे मॉड्यूल, तीसरे मॉड्यूल को लोड कर करके एग्जीक्यूट कराते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो प्रोसेस की साइज है वो तो ज़्यादा बड़ी होती है मेमोरी से, बट हम डिवाइड कर करके अपने वर्क को परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये कौन सी टेक्निक है, ओवरले टेक्निक है। इसमें हम ओवरले टेक्निक में जो एम्बेडेड सिस्टम होती है, मीन्स पहले से ही डिसाइड होता है कि पहले कौन सी फंक्शनैलिटी यूज होगी, देन उसके बाद कौन सी फंक्शनैलिटी यूज होगी, हमें प्रीडिफाइन होना चाहिए, तभी हम ऐसे प्रोसेस को डिवाइड कर सकते हैं। अब आते हैं अपने हम 30 क्वेश्चन की तरफ। 30 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, दी बूट सेक्टर फाइल ऑफ द सिस्टम आर स्टोर इन। जो हमारी बूट सेक्टर जो फाइल है वो स्टोर होती है किसमें। फर्स्ट ऑप्शन इज a हार्ड डिस्क, बी इज ए रोम, एंड सी इज ए रैम, एंड डी इज ए फास्ट सॉलिड स्टेट चिप इन द मदरबोर्ड। जो हमारी बूट सेक्टर फाइल है उसे हम रोम में स्टोर करके रखते हैं। रीड वाली मेमोरी जो होती है हमारी, उसमें हम बूट सेक्टर फाइल को स्टोर करके रखते हैं। तो सी का राइट आंसर क्या है, बी, रोम इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने 31 क्वेश्चन की तरफ। 31 इज द टू फेज ऑफ द एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन इज। जब आप इंस्ट्रक्शन जो भी आपको दिया गया है उसके दो फेज कौन से हैं। फर्स्ट इज द इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग एंड स्टोरेज, B is the instruction fetch and instruction execute, and C is the instruction execute and store, and D is the instruction fetch and instruction processing। जब आप मीन्स जब आप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं उसके दो फेज होते हैं। पहला होता है हमारा फेच एंड देन एग्जीक्यूट। तो बी इज द राइट आंसर। हमारा 31 का हमारा राइट आंसर क्या है, बी, इंस्ट्रक्शन फेच एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट। ये दो फेज होते हैं
जब हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। अब आते हैं अपने हम 32 क्वेश्चन की तरफ। 32 इज द इंस्ट्रक्शन फेच फेस एंड विथ। जो आपका इंस्ट्रक्शन फेच जब आप करते हैं उसका फेस कब खत्म होता है, किसके साथ खत्म होता है। फर्स्ट इज द प्लेसिंग द डेटा फ्रॉम द एड्रेस इन MAR into MDR, and B is placing the address of the data into MAR, and C is completing the execution of data and placing its storage address into MAR, and D is decode the data in MDR and placing it is in IR। इंस्ट्रक्शन फेच, जो हमारा इंस्ट्रक्शन फेच का जो फेस होता है वो खत्म होता है कब, जब आप डेटा को जो होता है वो क्या करते हैं, डिकोड करते हैं MDR से। जो हमारा मेमोरी डेटा रजिस्टर है उसमें, उससे क्या करते हैं आप डेटा को डिकोड करते हैं एंड उसे हम प्लेस करते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। वहां पे हमारा जो फेचिंग का फेस होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो डी इज ए राइट आंसर। अब आते हैं अपने 33 क्वेश्चन की तरफ। 33 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, द कंडीशन फ्लैग जेड इज अ सेट टू 1 टू इंडिकेट जेड इक्वल टू 1 मीन्स क्या, हमारा क्या जेड हमारे किससे डिनोट करता है, हमारा जो हमारा जीरो फ्लैग होता है मीन्स ऑपरेशन के बाद यदि आपकी वैल्यू जीरो आती है, यदि आप ऑपरेशन के बाद आपकी वैल्यू जीरो आती है तो हमारा जो जीरो फ्लैग है वो 1 हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, द ऑपरेशन हैज बी रिजल्टेड इन एरर, बी इज द ऑपरेशन रिक्वायर्स एन इंटरप्ट कॉल, सी इज द रिजल्ट इज जीरो, डी इज देयर इज नो एम्प्टी रजिस्टर अवेलेबल। राइट आंसर हमारा क्या है, सी। ऑपरेशन के बाद आपका रिजल्ट क्या, रिजल्ट की जो वैल्यू यदि जीरो आती है तो हमारी जो जेड की जीरो फ्लैग की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ये हमारा 33 क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने 34 क्वेश्चन की तरफ। 34 क्वेश्चन क्या बोलता है, द इंस्ट्रक्शन लाइक MOV और एड आर कॉल्ड। MOV मीन्स क्या, मूव, एंड ADD मीन्स एड। ये सारे क्या है, हमारे ऑपकोड है। ऑपकोड बेसिकली हमारा क्या बताता है कि जो पर्टिकुलर डेटा दिया गया है उसमें कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कराने, क्या उसे मूव कराना है, ऐड कराना है, या सब्ट्रैक्ट कराना है, या डिवाइड करना है, जो भी सारे ऑपरेशन है उसे हम ऑपकोड के थ्रू हम बताते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑपकोड, मूव, ऐड, इसे हम इंस्ट्रक्शन में क्या बोलते हैं, ऑपकोड। अब हम आते हैं अपने 35 क्वेश्चन की तरफ। 35 क्वेश्चन इज द असेंबलर स्टोर ऑल द नेम एंड देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज। जो असेंबलर है स्टोर करता है नेम को एंड देयर, उनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो किसमें स्टोर करता है असेंबलर। फर्स्ट ऑप्शन इज ए स्पेशल पर्पज रजिस्टर, बी इज ए सिंबल टेबल, सी इज ए वैल्यू मैप सेट, एंड डी इज ए नन ऑफ द मेंशन। जो हमारा असेंबलर है वो स्टोर करता है नेम एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को कहाँ, सैम्बल टेबल में। सैम्बल टेबल में वो स्टोर करके रखता है हमारा असेंबलर। 35 का राइट आंसर क्या है, बी। अब आते हैं अपने 36 क्वेश्चन की तरफ। द असेंबलर स्टोर द ऑब्जेक्ट कोड इन। जो असेंबलर है वो स्टोर करके रखता है ऑब्जेक्ट कोड को किसमें, मेन मेमोरी में, कैसे में, रैम में, मैग्नेटिक डिस्क में। असेंबलर जो होता है वो ऑब्जेक्ट कोड को मैग्नेटिक डिस्क में क्या करता है, स्टोर करके रखता है। राइट आंसर हमारा क्या है, डी, मैग्नेटिक डिस्क। अब आते हैं अपने 37 क्वेश्चन की तरफ। 37 इज द लोकेशन टू रिटर्न टू फ्रॉम द सब रूटीन इज स्टोर इन। यदि आप जो हमारा सब रूटीन है वहां से रिटर्न होके अपने पुराने लोकेशन पे रिटर्न होते हैं तो वह जो लोकेशन है वो कहाँ स्टोर होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज ए TLB, बी इज ए PC, सी इज ए MAR, एंड डी इज ए लिंक रजिस्टर। कहाँ आप वो जो हमारा लोकेशन है रिटर्न होने का लोकेशन हमारा कहाँ स्टोर होता है, लिंक रजिस्टर में। डी इज ए राइट आंसर फॉर द 37 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने हम 38 क्वेश्चन की तरफ। 38 क्या बोलता है, व्हाट इज ए सब रूटीन नेस्टिंग। सब रूटीन नेस्टिंग क्या है, फर्स्ट इज द हैविंग मल्टीपल सब रूटीन इन ए प्रोग्राम, मीन्स प्रोग्राम में बहुत सारे सब रूटीन हैं। बी इज ए यूजिंग ए लिंकिंग नेस्ट स्टेटमेंट टू पुट मैनी सब रूटीन अंडर द सेम नेम, सी इज हैविंग वन रूटीन कॉल टू द अदर, एंड डी इज ए नन ऑफ द मेंशन। सब रूटीन नेस्टिंग का मतलब क्या होता है, मीन्स एक रूटीन कॉल करता है दूसरे को। सी इज ए राइट आंसर, हैविंग वन रूटीन कॉल द अदर। एक रूटीन दूसरे को कॉल करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब रूटीन नेस्टिंग। अब आते हैं अपने हम 39 क्वेश्चन की तरफ।
39 क्वेश्चन हमारा क्या है, द रिटर्न एड्रेस ऑफ द सब रूटीन इज पॉइंटेड टू बाई, जो आपका रिटर्न एड्रेस है सब रूटीन का वो किसके थ्रू पॉइंट किया जाता है। फर्स्ट इज द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, बी इज ए प्रोग्राम काउंटर, सी इज ए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एंड डी इज ए स्पेशल मेमोरी रजिस्टर। जो हमारा रिटर्न एड्रेस, हमारा जो सब रूटीन का जो रिटर्न एड्रेस है वो पॉइंट किया जाता है हमारे प्रोग्राम काउंटर के थ्रू। जो हमारा प्रोग्राम काउंटर है वो पॉइंट करता है हमारे रिटर्न एड्रेस, सब रूटीन के रिटर्न एड्रेस को क्या करता है, पॉइंट करता है। तो बी इज ए राइट आंसर, प्रोग्राम काउंटर। अब आते हैं हम अपने 40 क्वेश्चन की तरफ। 40 हमारा क्या बोलता है, इन द केस ऑफ नेस्टेड सब रूटीन द रिटर्न एड्रेस आर स्टोर इन। जो हमारा नेस्टेड सब रूटीन है, जो उसका रिटर्न एड्रेस होता है वो कहाँ स्टोर होता है। फर्स्ट इज द सिस्टम हीप, बी इज ए स्पेशल मेमोरी बफर, सी इज ए प्रोसेसर स्टैक एंड सी इज ए रजिस्टर। जो हमारा नेस्टेड सब रूटीन का जो रिटर्न एड्रेस होता है वो कहाँ स्टोर होता है, वो स्टोर होता है हमारे प्रोसेसर स्टैक में। स्टैक बेसिकली जो भी हमारे रिकर्सिव या फिर लूपिंग से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन होते हैं उसके एड्रेस हम कहाँ स्टोर करते हैं, स्टैक में स्टोर करते हैं। इसका राइट आंसर हमारा क्या है, सी, प्रोसेसर स्टैक। अब आते हैं अपने 41 क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा है 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन इज द एप्रोप्रिएट रिटर्न एड्रेस और ऑब्टेन। जो हमारा एप्रोप्रिएट रिटर्न एड्रेस है वो मिलता है किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ, इन केस ऑफ नेस्टेड रूटीन। नेस्टेड रूटीन के केस में जो हमारा रिटर्न एड्रेस है वो किसके हेल्प से मिलता है। फर्स्ट इज ए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, बी इज ए मेमोरी डेटा रजिस्टर एंड सी इज ए बफर एंड डी इज ए स्टैक पॉइंटर। नेस्टेड रूटीन का जो रिटर्न एड्रेस है वो किसके हेल्प से मिलता है, स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर के हेल्प से हमें रिटर्न एड्रेस एप्रोप्रिएट मिलता है सब रूटीन के केस में। तो 41 का राइट आंसर क्या है, डी, स्टैक पॉइंटर। अब आते हैं अपने 42 क्वेश्चन की तरफ। 42 क्वेश्चन इज द टाइम बिटवीन द रिसीव ऑफ एन इंटरप्ट एंड इट्स सर्विसेज। यदि सीपीयू कोई है अपना कोई भी प्रोसेस है उसे एग्जीक्यूट कर रहा है, बीच में ही इस प्रोसेस को नीड है इनपुट आउटपुट डिवाइस को, देन वो इंटरप्ट कर देता है आके सीपीयू को। जब ये इंटरप्ट सीपीयू को मिलता है देन उसके बाद सीपीयू इस इंटरप्ट को सर्विस प्रोवाइड करता है, मीन सर्विस करता है इस इंटरप्ट को। तो इन दोनों के बीच का जो टाइमिंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जब इंटरप्ट सीपीयू को पहली बार मिला एंड देन उसके बाद जब वह उस इंटरप्ट के लिए सीपीयू सर्विस करने लगा, तो उस टाइम के वो जो टाइम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंटरप्ट लेटेंसी। इंटरप्ट लेटेंसी बोलते हैं। तो बी इज द राइट आंसर फॉर द 42 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने 43 क्वेश्चन की तरफ। 43 क्वेश्चन इज द इंटरप्ट फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट सिस्टम, मीन्स इंटरप्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किस सिस्टम का। फर्स्ट इज क्या वो बैच प्रोसेसिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरप्ट, क्या मल्टीटास्किंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा इंटरप्ट, या हमारा रियल टाइम प्रोसेसिंग का, या मल्टी यूजर का। जो हमारा रियल टाइम प्रोसेसिंग होता है इंटरप्ट उसके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, रियल टाइम प्रोसेसिंग। मीन्स जब हम रियल टाइम प्रोसेसिंग करते हैं यदि बीच में कोई हमारी ज़्यादा हायर प्रायोरिटी की कोई प्रोसेस हो जाती है देन इंटरप्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, दूसरे हायर प्रायोरिटी का जो प्रोसेस है उसे एग्जीक्यूट करने लगते हैं। तो सी इज राइट आंसर, रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरप्ट का। अब आते हैं अपने 44 क्वेश्चन की तरफ। 44 क्वेश्चन क्या बोलता है, विच इंटरप्ट इज अनमास्केबल। इनमें से कौन सा ऐसा इंटरप्ट है जो कि अनमास्केबल है। RST4 5.5, RST 7.5, ट्रैप एंड, या फिर RST 5.5 एंड RST 7.5। जो अनमास्केबल इंटरप्ट होता है हमारा, अनमास्केबल इंटरप्ट हमारा क्या होता है, अनमास्केबल इंटरप्ट एक ऐसा इंटरप्ट होता है जिसे हम इस इंटरप्ट को क्या करते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये हमारा कौन सा इंटरप्ट होता है, हार्डवेयर इंटरप्ट होता है हमारा, हार्डवेयर इंटरप्ट होता है। मास्केबल इंटरप्ट एंड अनमास्केबल इंटरप्ट जो होता है वो हार्डवेयर इंटरप्ट होता है। जो हमारा ट्रैप होता है वो क्या होता है, अनमास्केबल। हमारा जो ट्रैप इंटरप्ट होता है वो अनमास्केबल इंटरप्ट होता है। मीन्स यदि ये ट्रैप आ गया इससे हम इस इंटरप्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने 45 क्वेश्चन की तरफ। 45 क्वेश्चन इज द डिवाइस विच इज अलाउड टू
इनिशिएट डेटा ट्रांसफर ऑन बस एट एनी टाइम इज कॉल्ड। इसमें बोला गया है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि इनिशिएट करता है डेटा ट्रांसफर ऑन द बस एनी टाइम। मीन्स आप डेटा का ट्रांसफर बस पे किसी भी टाइम कर सकते हैं, वो कौन सा ऐसा डिवाइस है जो अलाउ करता है। फर्स्ट इज ए बस मास्टर, बी इज ए प्रोसेसर, सी इज ए बस आर्बिट्रेटर एंड हमारा डी इज ए कंट्रोलर। तो इसमें हमारा क्या बोला गया है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि किसी भी टाइम डेटा को ट्रांसफर कर सकता है बस पे। तो वो कौन है? बस मास्टर जो होता है वो किसी भी टाइम डेटा को ट्रांसफर करता है ऑन द बस। मास्टर बस क्या होता है? मास्टर बस एक ऐसा क्रूशियल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का जो कि कंट्रोल करता है और मैनेज करता है फ्लो ऑफ डेटा। किनके बीच फ्लो ऑफ डेटा को कंट्रोल और मैनेज करता है? जो डिवाइस हमारे बस पे लगी हैं, जो हमारे डिवाइस हैं बस पे जो लगी हुई हैं, उनमें कैसे डेटा का फ्लो हो रहा है, कैसे उन सारी चीजों को डेटा को मैनेज करने का जो काम होता है वो किसका होता है? बस मास्टर का होता है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर द 45 क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने 46 क्वेश्चन की तरफ। 46 क्वेश्चन इज द वंस द बस इज ग्रांटेड टू अ डिवाइस। यदि जो बस है वो ग्रांट हो जाती है डिवाइस को, इसका मतलब क्या होता है? इट एक्टिवेट द बस बिजी लाइन, बी इज ए परफॉर्म द रिक्वायर ऑपरेशन, सी इज ए रेज एंड इंटरप्ट, डी इज ऑल ऑफ दिस। यदि कोई डिवाइस है उसे हम बस ग्रांट कर देते हैं तो वहां पे जो बस लाइन है, बिजी लाइन जो है, उसे हम एक्टिवेट कर देते हैं। मीन्स ये हम बताते हैं जो हमारा पर्टिकुलर बस है पर्टिकुलर डिवाइस के थ्रू क्या किया जा रहा है, उसे यूज किया जा रहा है। मीन्स वो जो बस है वो अभी बिजी है, बिजी लाइन। तो वहां पे जो हमारी बस का जो बिजी लाइन है वो क्या हो जाता है? हमारा एक्टिवेट हो जाता है। यदि वो जो बस है किसी भी जो हमारी जो बस है पर्टिकुलर डिवाइस को यदि ग्रांट कर दी जाती है तो बिजी लाइन उसका क्या करते हैं? हम उस बस का बिजी लाइन एक्टिवेट कर देते हैं ताकि हमें ये पता रहे कि ये पर्टिकुलर जो बस है वो पर्टिकुलर डिवाइस को ग्रांट कर दिया गया है। तो ये हमारा 46 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 48 क्वेश्चन की तरफ। 48 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? द क्लासिफिकेशन ऑफ बसेस इनटू सिंक्रोनाइज्ड एंड एसिंक्रोनाइज्ड इज बेस्ड ऑन। यदि बस का हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं दो में, एक सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनाइज बेस्ड में हम बस का क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। देन इसका मतलब क्या होता है? द डिवाइस कनेक्टेड टू देम, बी इज ए द टाइप ऑफ डेटा ट्रांसफर, सी इज ए द टाइमिंग ऑफ द डेटा ट्रांसफर एंड डी इज ए नन ऑफ मेंशन। यदि हम क्लासिफिकेशन करते हैं बस का कि ये पर्टिकुलर सिंक्रोनाइज्ड है एंड ये पर्टिकुलर एसिंक्रोनाइज्ड बस है, इसका मतलब वहां पे क्या हुआ है? द टाइमिंग ऑफ द डेटा ट्रांसफर। वहां पे यह जो हमारा सिंक्रोनाइज्ड हमारा जो बस होगा उसमें क्या होता है? फिक्स्ड। मिस जो टाइमिंग होती है वो फिक्स्ड होती है। डेटा ट्रांसफर का जो टाइम होता है सिंक्रोनाइज बस में क्या होता है? डेटा ट्रांसफर का जो टाइमिंग होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है। बस एसिंक्रोनाइज में क्या होती है? डेटा ट्रांसफर की जो और टाइमिंग होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। इसका मतलब जो हमारा बस का क्लासिफिकेशन किया गया है एसिंक्रोनाइज और सिंक्रोनाइज बेस्ड में, वो किस पे डिपेंडेड? टाइमिंग पे। मीन्स जो डेटा ट्रांसफर की जो टाइमिंग है उससे उसके बेस्ड में हम एसिंक्रोनाइज एंड सिंक्रोनाइज बेस में हम क्लासिफिकेशन करते हैं अपने बस का। ये हमारा 48 क्वेश्चन है। अब आते हैं अपने हम 49 क्वेश्चन पे। 49 क्वेश्चन क्या बोलता है? द रीजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी का इम्प्लीमेंटेशन क्यों करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज टू इंक्रीज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द सिस्टम, B is the difference in speed of operation of the processor and memory, and C is to reduce the memory access and cycle time, and D is all of the mention। इसमें जो हमारा जो कैसे मेमोरी है उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जो सीपीयू की जो स्पीड है एंड मेन मेमोरी की जो स्पीड है वो क्या है? वो काफ़ी ज़्यादा मिसमैच है, इसलिए हम कैसे यूज़ करते हैं इन दोनों के बीच में। राइट आंसर हमारा क्या है? बी, द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसर एंड मेमोरी। इन दोनों की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होती है इन स्पीड में, जिससे क्या होता है? हमारा जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए हम कैसे मेमोरी का यूज़ करते हैं। क्योंकि कैसे मेमोरी का जो स्पीड होती है, फेच करने की जो स्पीड होती है इसकी, वो मेन मेमोरी से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। ये था हमारा 49 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 15 क्वेश्चन पे। ये हमारा 50 क्वेश्चन है। द इफेक्टिवनेस ऑफ द कैशे मेमोरी इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ।
मीन्स कैसे मेमोरी की एक इफेक्टिवनेस प्रॉपर्टी क्या है, इसमें पूछा गया है। फर्स्ट इज ए लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, बी इज ए मेमोरी लोकलाइजेशन, सी इज ए मेमोरी साइज एंड डी इज ए नन ऑफ द मेंशन। हमारी जो कैसे मेमोरी की जो मेन प्रॉपर्टी क्या है, लोकेलिटी ऑफ द रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ द रेफरेंस इसका जो मेन प्रॉपर्टी है कैसे मेमोरी को, इसलिए हम यूज करते हैं फॉर द स्टोरिंग ऑफ द डेटा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।